इज़्ज़त माब जस्टिस काजी फाजीसा साहिब ने जिस दिन से इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कहा है, लगता है हम पाकिस्तान नहीं किसी गटर में रह रहे हैं, उस दिन से मैं सही तौर पर सो नहीं सका। काजी फाजीसा चूंकि नस्लन हजारा हैं और उनके दादा काजी जलालुद्दीन अफगानिस्तान से हिजरत करके रियासत कल्लात में आए थे, इसलिए हो सकता है कि उन्हें अपनी आबाई जबान फारसी अभी तक भूली ना हो। इसलिए मैं शेख सादी की वो रुबाई उनकी नजर करना चाहता हूँ जिसे मैं बचपन से बहुत मोहब्बत से पढ़ता आया हूँ। एहतियातन तर्जुमा भी तहरीर कर रहा हूँ कि आपकी परवरिश जिस माहौल में हुई है, हो सकता है आपको मुतरजिम की जरूरत पड़े। तर्जुमा। वतन की मोहब्बत सुलेमान की बादशाहत से बेहतर है, वतन का कांटा सुंबलो रेहान से बेहतर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पर बादशाहत करते थे, मगर कहते थे कि कनान में भिखारी होना इससे बेहतर है। लेकिन मेरी इस मुल्क से मोहब्बत की वजह ये नहीं कि मैं यहाँ सिर्फ पैदा हुआ था, मैं इस सरजमीन से इसके जुग्राफिया की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह तख्लीक के नाते इश्क करता हूँ। ये इस पूरी दुनिया के ममालिक में अल्लाह के नाम पर की गई वाहिद जुग्राफियाई तकसीम है। मक्का और मदीना की जिन गलियों के जर्रों पर मेरी जान फिदा है, लेकिन वो दोनों भी जिस ममलकत सऊदी अरब में वाक़े हैं, उसकी जुग्राफियाई लकीरें भी इस बुनियाद पर नहीं खींची गई थीं कि ये मुल्क सिर्फ कलिमा गो मुसलमानों का वतन होगा। मेरे नज़दीक दुनिया के नक्शे पर मौजूद 200 से ज़ायद ममालिक अपनी अपनी कौम के घर हैं, मगर मैं ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को एक मस्जिद तस्वुर करता हूँ। दुनिया के हर मुल्क के दरवाजे पर वहाँ बसने वालों की निस्बत से रंग, जबान, नस्ल और इलाके की तख्ती लगी हुई है, लेकिन मेरे मुल्क के बाहर अल्लाह के नाम की तख्ती लगी हुई है। यही वजह है कि मैं वतनियत के तस्वुर के खिलाफ होते हुए भी पाकिस्तान की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार देता हूँ। मोहब्बत की इसी शिद्दत की वजह है कि इज़्ज़त माब जस्टिस साहिब के फिक्रे पर मेरा दुख भी गहरा है। इज़्ज़त माब जस्टिस साहिब, मैंने बहुत दिन सोचा कि खामोश रहूं। आपके खानदान से एक ताल्लुक देरीना है। आज से 3 दिहाइयां कबल मैं आपके वलीमे में शरीक हुआ था। आपके बड़े भाई से मेरे जाती नहीं बल्कि खानदानी मरासिम हैं, और आपके अमजादों से नस्ल दर नस्ल खानदानी सतह पर मेल मुलाकातें हैं। जज साहिब, इस मुल्क ने जितना मुझे और आपको दिया है वो यकीनन बहुत कम लोगों को मुयस्सर आता है। कोई किस्मत का मारा सड़क पर पत्थर कूटता मजदूर, अस्पताल में खून थूकता बीमार, या सालों अदालतों से इंसाफ की भीख मांगता साइल ऐसा कहता, तो मैं उसके दुख देखकर खामोश रह जाता। लेकिन मुझे और आपको तो इस गटर ने बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ कि किसी और मुल्क में पैदा होते तो तसव्वुर भी ना कर पाते। आपके तो पूरे खानदान पर इस मुल्क ने नेमतें निछावर की हैं। अपने दादा के शहर कंधार और आबाई वतन अफगानिस्तान में अपनी कौम के हजारों की मुआशी व माशरती हालत देख लें और इस वतन की मिट्टी पर सजदा रेस होकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन क्या करें, इस मुल्क का चेहरा बहुत रोशन था, मगर इसके चेहरे को हम सब ने अपने अपने गुनाहों से बज़ाहिर स्याह कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे मुल्क का असल चेहरा आज भी रोशन है, क्योंकि इसका चेहरा वो 22 करोड़ आम आदमी का है जो मेहनत करता है, मिलें चलाता है, खेत में फसलें उगाता है, मजदूरी करता है। लेकिन हमारे गुनाह इसकी मेहनत की रोशनी को धुंधला देते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो आपके जेरे साया चलने वाली अदलिया के जजों के दरवाजों पर गवादर से लेकर योब और डेरा बुगटी तक लाखों ऐसे साइल होंगे जो इंसाफ के लिए सालों से सर पटकते होंगे और आज भी वैसे ही मायूस व नामुराद अदल की जंजीरें हिला रहे होंगे। आपके अदलिया का सरबराह बनने से भी उनकी जिंदगियों में कोई फर्क न आया। आपकी अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमों के हजारों कैदी जो उस वक्त बलूचिस्तान की ऐसी जेलों में रह रहे थे जहां जानवर भी रहें तो बिलबिला उठें, वो सब कैदी आपके होते हुए भी वैसे ही रहे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उनके साथ मुझे बलूचिस्तान की एक एक जेल में जाने का इत्तेफाक हुआ है। हर जेल से वापसी पर अजियतनाक रात गुजरती थी। आप तो एक तवील अरसा वकील भी रहे हैं, एक ऐसी बरादरी से ताल्लुक भी रखते रहे हैं जो अगर चाहे तो पाकिस्तान में अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा केसेस चंद माह में खत्म हो जाएं।
आम आदमी अजियत से निकल जाए। जस्टिस काजिम अली ने जब 3 पेशियों में कत्ल के मुकदमों के फैसले करना शुरू किए तो वुकला बरादरी ने उनके खिलाफ हड़ताल कर दी। जस्टिस काजिम अली ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि अगर जज दयानतदारी से मुकदमात का सही वक्त से फैसला शुरू कर दें और वकीलों की मोहलत मांगने की दरखास्तें कबूल न करें तो अदालतें इतनी फारिग हो जाएं कि पूरे मुल्क से 50% जजेस को फालतू करार देकर घर भेजना पड़े। हम सब ने मिलकर इस मुल्क में गंद डाला है और हम ही ये समझते हैं कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। आपके फिक्रे की तलखी इस कदर है कि मुझे चैन नहीं लेने दे रही। आप हैरान होंगे कि जब बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो वो सेक्रेटरी बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पर थी और मेरे सामने पहला बड़ा करप्शन स्कैंडल सरीला सीमेंट का पेश हुआ था। किस कदर जहानत और चालबाजी से इसमें करप्शन की गई थी और फिर उसे एक नाकाम प्रोजेक्ट के तौर पर बलूचिस्तान के मुंह पर दे मारा गया था। आप यकीनन जानते होंगे। हो सकता है आप कभी भी उस फाइल को मंगवा कर ना देखें और उस पर सुओ मोटो एक्शन भी लेने की जुर्रत ना करें, लेकिन अगर हिम्मत कर भी लें तो मुझे यकीन है कि शायद उसका अंजाम भी हुदैबिया केस वाला हो, क्योंकि फैसला करने वालों के लिए कानून ने बेशुमार रास्ते बना दिए हैं। क्या खूब कानून है कि जुर्म तो जिंदा रहता है लेकिन एक मुद्दत गुजरने के बाद उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। पाकिस्तान की तारीख में कितने ऐसे वाइट कॉलर जराइम हैं जिन्हें अदालतों ने इसी वजह से दाखिले दफ्तर करार देकर मुर्दा कर दिया। बहुत अच्छा किया कि आपने इस गटर को मुस्तकिल ठिकाना बनाने से गुरेज करते हुए लंदन में अपने लिए ठिकाना बना लिया, लेकिन इस मुल्क के वारिस तो वो हैं जो यहाँ जीते हैं, यहाँ हंसते और रोते हैं और यहीं दफन भी होते हैं। दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपके इस बयान पर साहिर लुधियानवी की नज्म मादाम के चंद अशार याद आ रहे हैं। आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम? लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब ना सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान ना रहते होंगे। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें जीस्त के अदवार पर रखने होंगे। अपनी जिल्लत के कसम, आपकी अजमत की कसम, हमको ताजीम के मयार पर रखने होंगे।